आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में गोता लगाने वाले हैं जो किसी भी थ्रिलर फिल्म को मात दे सकता है। भयंकर युद्ध, बेहिसाब दौलत और राजघरानों का ऐसा ड्रामा जो सच में रोंगटे खड़े कर दे। इस विश्लेषण में हम मेवाड़ के इतिहास की एक ऐसी सदी को खंगालेंगे जो राख से उठकर एक विशाल साम्राज्य बनने की एक अविश्वसनीय महागाथा है। आज के इस सफर में मेवाड़ राजवंश की 4 अलग-अलग पीढ़ियों से होकर गुजरेंगे। हम रतन सिंह और चित्तौड़ की त्रासदी से शुरू करेंगे, फिर राणा हमीर द्वारा मेवाड़ के उद्धार की कहानी देखेंगे। उसके बाद क्षेत्र सिंह का साम्राज्य विस्तार, राणा लाखा का स्वर्णिम युग और अंत में एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने मेवाड़ का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारी कहानी का पहला अध्याय एक ऐसे राजा के इर्द गिर्द घूमता है जिनका शासन भले ही बहुत छोटा था, लेकिन उनकी त्रासदी ने इतिहास के पन्ने हमेशा के लिए लाल कर दिए। बात हो रही है रावल रतन सिंह की। जरा सोचिए, 1301 में रावल रतन सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था कि महज 2 साल बाद 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर धावा बोल देता है। इस घेराबंदी ने इतनी तेजी से तबाही मचाई कि उसी साल 26 अगस्त को चित्तौड़गढ़ का पतन हो गया। एक इतना विशाल साम्राज्य बस चंद महीनों में बिखर कर रह गया। और यहां जो हुआ उसे समझना बेहद जरूरी है। जब खिलजी की सेना ने किले का दरवाजा तोड़ा तो रतन सिंह और रानी पद्मिनी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, और यहीं इतिहास का वो रूह कपा देने वाला फैसला लिया गया जिसे साका कहते हैं। ये एक ऐसा सर्वोच्च बलिदान है जिसमें महिलाएं अपने सम्मान की खातिर जौहर की अग्नि में कूद जाती हैं और पुरुष केसरिया बाना पहनकर दुश्मन से आखिरी सांस तक, मरते दम तक लड़ते हैं। ये वाकई एक दिल दहला देने वाला क्षण था। कमाल की बात यह है कि इतिहास की इस इतनी बड़ी घटना को देखने के 2 बिल्कुल अलग-अलग नजरिए मौजूद हैं। एक तरफ अमीर खुसरो की खजाइन उल फुतूह है जो ठीक उसी वक्त खिलजी के दरबार में बैठकर लिखी गई थी, और दूसरी तरफ 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य पद्मावत है जो रानी पद्मिनी की सुंदरता और एक हीरामन तोते की कहानी पर ज्यादा जोर देता है। घटना एक ही है, लेकिन उसे बयां करने का तरीका जमीन आसमान का अंतर रखता है। इस भयंकर तबाही के बाद खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मेवाड़ का सूरज अब कभी नहीं उगेगा, लेकिन तभी सिसोदा गांव से एक नया नायक निकल कर आता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इस नायक यानी राणा हम्मीर को एक ऐसा नाम दिया गया है जो उनके पूरे व्यक्तित्व को बयां कर देता है। विषम घाटी पंचानन, इसका सीधा सा मतलब है मुश्किल वक्त का शेर, और सच मानिए ये उपाधि उन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जब मेवाड़ अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, तब ये योद्धा सचमुच एक शेर की तरह दहाड़ा और पूरी ताकत से अपना राजपाट वापस छीन लिया। राणा हम्मीर की उपलब्धियों की लिस्ट देखेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा। बनवीर सोनगरा को हराकर इन्होंने अपना चित्तौड़ वापस लिया और यहीं से शासकों की मशहूर सिसोदिया शाखा की नींव पड़ी। ये पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने राणा की उपाधि अपनाई, और तो और इन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक तक को झूल चटा दी थी। इन्हीं सब वजहों से मशहूर इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें एक महान हिंदू शासक और मेवाड़ का सच्चा उद्धारक माना है। अब मातृभूमि पूरी तरह से सुरक्षित थी, तो अगला कदम क्या होगा? जाहिर है सीमाओं का विस्तार, और यही काम राणा हम्मीर के उत्तराधिकारी राणा क्षेत्र सिंह ने बखूबी किया। क्षेत्र सिंह ने अपना पूरा फोकस सिर्फ बचे रहने से हटाकर आक्रामक तरीके से इलाके जीतने पर लगा दिया। एक के बाद एक उन्होंने पहले अजमेर को अपने कब्जे में लिया, फिर भीलवाड़ा को मेवाड़ में मिला लिया। उनकी सेनाएं आगे बढ़ीं और हाड़ौती में हाड़ा राजपूतों को करारी शिकस्त दी और अंत में 56 के मैदानों पर भी अपना झंडा गाड़ दिया। लेकिन इसी विस्तार के दौरान एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने आगे की कई पीढ़ियों की किस्मत तय कर दी। राणा क्षेत्र सिंह ने मालवा के शासक दिलावर खान को युद्ध में हराया और मार डाला। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि ये उस भयानक और कड़वे मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत थी जिसकी आग में मेवाड़ की आने वाली कई पीढ़ियां झुलसने वाली थीं। इसके बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं राणा लाखा, और यहां से हमारी कहानी एक जबरदस्त यू टर्न लेती है। लगातार होने वाले युद्धों का दौर कुछ समय के लिए थम जाता है और एक नया स्वर्णिम युग शुरू होता है। इस स्वर्णिम युग के पीछे का सबसे बड़ा राज था जावर की खदानें। वहां अचानक से चांदी और सीसे जस्ते का सीम भंडार मिल गया।
इस एक खोज ने रातों रात मेवाड़ की पूरी अर्थव्यवस्था को रॉकेट की तरह उड़ा दिया। बेहिसाब पैसा आने लगा और राणा लाखा ने इस दौलत का इस्तेमाल उन भव्य मंदिरों को दोबारा बनाने में किया जिन्हें कभी अलाउद्दीन खिलजी ने मिट्टी में मिला दिया था। वैसे राणा लाखा का समय सिर्फ खदानों और दौलत के लिए नहीं, बल्कि अपने दिलचस्प लोक कथाओं के लिए भी जाना जाता है। मशहूर पिछोला झील के बारे में सुना है? उसे किसी राजा ने नहीं, बल्कि पिच्छू मार और चिड़ी मार नाम के बंजारा व्यापारियों ने अपने बैलों की याद में बनवाया था। और इसी झील से जुड़ी है नटनी यानी गलकी की वो खौफनाक कहानी। एक ऐसी करतब दिखाने वाली महिला जिसे मेवाड़ का आधा राज्य देने का वादा किया गया था, बशर्ते वो रस्सी पर चलकर झील पार कर ले। लेकिन ठीक पार करने से चंद कदम पहले रस्सी काट दी गई और वो हमेशा के लिए उसी झील में समा गई। इतनी समृद्धि और शांति के बीच अचानक एक ऐसी कूटनीतिक गुत्थी उलझी जिसने पूरे राजवंश की जड़ें ही हिलाकर रख दी। चलिए अपने आखिरी अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जो एक अजीबोगरीब राजनीतिक ड्रामा है। हुआ कुछ यूं कि मारवाड़ के राव रणमल अपनी बहन हंसाबाई का रिश्ता लेकर मेवाड़ आए। ये रिश्ता असल में जवान राजकुमार चुंडा सिसोदिया के लिए था, लेकिन दरबार में हुई एक छोटी सी मजाकिया टिप्पणी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। उम्रदराज राजा राणा लाखा ने गलती से ये मान लिया कि रिश्ता उनके लिए आया है। बस एक छोटी सी गलतफहमी और एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। राव रणमल ने एक बड़ी अजीब शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि वो राणा लाखा से अपनी बहन की शादी तो कर देंगे, लेकिन मेवाड़ का अगला राजा हंसाबाई का बेटा ही बनेगा। असली हकदार तो राजकुमार चुंडा थे ना। इस भयंकर संकट को टालने के लिए चुंडा सिसोदिया ने भरे दरबार में एक ऐतिहासिक कसम खाई। मैं मेवाड़ के सिंहासन को त्यागने की प्रतिज्ञा करता हूं, ताकि भविष्य में हंसाबाई का पुत्र शासन कर सके। अपने ही जन्मसिद्ध अधिकार को हमेशा के लिए ठुकराने की वजह से ही उन्हें आज मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। इस पूरे सफर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। राजकुमार चुंडा सिसोदिया के इस एक अविश्वसनीय बलिदान ने मेवाड़ राजवंश की पूरी नियति को पलट कर रख दिया। जरा सोचिए, अगर उस दिन दरबार में वो मजाक न हुआ होता, अगर वो प्रतिज्ञा कभी ली ही न जाती, तो क्या आज भारत का इतिहास बिल्कुल अलग नहीं होता? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस महागाथा के विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।